तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने उत्तराखंड में क्या क्या बातें पढ़ ली हैं, देखते हैं। प्रमुख कारण हो गए हैं भूकंप के जोन या क्षेत्र, ये भी हो गए। अब यहाँ से आगे चलना है। तो पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न हो जाए तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। उत्तराखंड में आपदा के जो सबसे ज्यादा प्रमुख कारण है भूकंप को लेकर के, उसमें मैंने आपको बताया था कि कई कारण हैं जिनसे भूकंप उत्पन्न होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेट विवर्तनिकी, सर्वाधिक विनाशकारी इसी से हो रहा है। उत्तराखंड में आपदा के कारक, तो एक तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, ये जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि हम विनाशकारी प्लेट किनारों के ऊपर हैं। यहाँ हिंद महासागरीय प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे निरंतर छेपित कर रही है, जिससे चट्टानों में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। दोनों प्लेटों के टकराव से वलन और भ्रंश की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे सतह में क्षणिक बल का प्रवाह हो रहा है और फलस्वरूप निरंतर दिन प्रतिदिन भूकंप उत्पन्न होते जाते हैं। भारत के अंतर्गत या वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो क्षेत्रों के आधार पर भूकंप कहाँ कितना ज्यादा तीव्र आता है, उसके आधार पर 5 क्षेत्र बनते हैं। ये कल कर लिया था, ठीक है। सबसे कम 5 रिक्टर स्केल में जो तीव्रता हो उससे ज्यादा नीचे, और अधिकतम प्रभावित क्षेत्र जो सबसे डेंजरस सबसे घातक क्षेत्र होता है 9 से अधिक आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर आधा से ज्यादा क्षेत्र ऐसा ही है। मैंने उसके बाद फिर मैप के हिसाब से आपको बताया था कि कितने जिले जोन 5 में और कितने जिले जोन 4 के अंदर है। जो ज्यादा घातक है वो जोन 5 वाले जिले होंगे। अब इसके बाद आना है उत्तराखंड में भूकंप की निगरानी कौन रखता है। देखिए, प्रकृति एक ऐसी चीज है कि मानव ने उस प्रकृति से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए या उनके लिए उनको सहन करने के लिए या उससे जो क्षति हो रही है उससे निपटने के लिए कई तकनीकों का आविष्कार कर रखा है। अब उत्तराखंड में क्या हम जान सकते हैं कि किस किस जगह पे कब कब भूकंप आने वाला है? ये तो संभव है ही नहीं। लेकिन हाँ, हम कुछ तकनीक के माध्यम से हमने कुछ वेधशालाएं बना रखी हैं जो हमें समय समय पर उत्तराखंड के अंदर पृथ्वी के नीचे जो गतिविधियां हो रही है उसका एक इंडिकेशन जरूर देता है। तो उत्तराखंड में जो सर्वोच्च नोडल एजेंसी है, ये केवल उत्तराखंड में नहीं भारत में सर्वोच्च नोडल एजेंसी है जो भूकंपीय मापन और उससे संबंधित प्रावधानों की निगरानी करता है। इसका नाम है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र वेधशाला, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी। इसको कहते हैं एनसीएस डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं? एनसीएस डिपार्टमेंट। क्या है ये संस्थान जो नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी यानी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र है? तो ये भारत सरकार की संस्थान है, सबसे बड़ी संस्थान है, जिसके अंतर्गत भूकंप निगरानी, भूकंप की मॉनिटरिंग, निगरानी का मतलब मॉनिटरिंग, और उसकी तीव्रता का मापन किया जाता है। अगर कहीं पर भूकंप आ रहा है तो कितना आया था, कितना नुकसान हुआ था, और उस प्रकार से उसके हिसाब से आगे सरकारों को चेताना है, सुझाव देना है। और इसी के आधार पर आज भारत के अंतर्गत लगभग 166 भूकंपीय वेधशालाएं स्थापित है अलग अलग राज्यों में। कितनी? 166। भाई देखो, जाहिर सी बात है, आप अगर इंडिया का नक्शा बनाते हो तो इंडिया के नक्शे के अंदर इंडिया का लगभग 60% क्षेत्र जो है ये भूकंपीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है ये? ये भूकंपीय क्षेत्र है, यानी कि 60% क्षेत्र में भूकंप उत्पन्न होते हैं। और ऊपर से जो ऊपर का हिस्सा है, लगभग 25% का जो ऊपर का हिस्सा है, ये आपका जोन 5 और जोन 4 में आ रहा है। तो 25% जो भी हमारा उत्तरी भाग है ये जोन 5 और 4 में आएगा। तो हमारे को भूकंप से संबंधित जो भी तकनीक है उसका सर्वोच्च तकनीकी एवं इष्टतम उपयोग करना अनिवार्य है। तो अभी उत्तराखंड में ऐसी कितनी वेधशालाएं हैं? 8 है। ये हो जाएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर करंट अफेयर्स में कोई भी ऐसी वेधशालाओं को जोड़ा जाता है तो वो आपके लिए करंट अफेयर्स के साथ भी आप उसको जोड़ सकते हो। अभी वर्तमान में 8 वेधशालाएं। अब आपको पेपर में पूछ सकता है कि उत्तराखंड में कहां कहां किन किन जिलों में ये वेधशालाएं स्थापित है, या हो सकता है जगह पूछ लें कि जोशीमठ में है या बद्रीनाथ में है या पिथौरागढ़ में है या मुनस्यारी में या धारचुल्ला में है या कहां पर वेधशालाएं स्थापित है। तो कुछ एक दो जगह है, कुछ आइडिया जहां वेधशालाएं हो, कभी सुनी हो आपने कि यहाँ
ऐसी वेधशालाएं हैं। वेधशाला का मतलब क्या होता है? एक लैब होती है, एक भवन होगा, एक लैब होगी और वहां पर भूकंप से जुड़े हुए जितने भी उपकरण होते हैं, सीस्मोग्राफ होता है, रिक्टर स्केल होता है, मर्कैली स्केल होता है, और उसके अलावा जो हमारी जो पृथ्वी की सतह के तरंगों को अध्ययन करने की जो सोनार इत्यादि जैसी तकनीकी मशीनें होंगी। तो कुछ सुना है कहाँ कहाँ पर? देहरादून में है भूकंप केंद्र, वेधशाला होगी। ठीक है, राजधानी है तो होनी तो चाहिए। मसूरी में होगी? मसूरी में भी होगी, क्या पता। चक्राता में होगी? चक्राता में पता नहीं, होगी नहीं। रानीखेत में होगा? जोशीमठ में होगा। अच्छा, रानीखेत में? रानीखेत कौन से जिले में? रानीखेत नैनीताल में पड़ेगा। वेरी गुड। तो नैनीताल कहाँ पड़ेगा? अच्छा, ये है अल्मोड़ा। देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है रानीखेत, नैनीताल ये रहा अल्मोड़ा। ठीक है। मुंशियारी कौन से जिले में? द्वारहाट, दीडीहाट, लोहाघाट, टनकपुर, दोनों चंपावत में है। दोनों लोहाघाट ये रहा तुम्हारा यहां पर, और टनकपुर ये रहा। रैपिड फायर है। उत्तराखंड की जगह तो हमने जिले के हिसाब से लास्ट में सारा उत्तराखंड पढ़ने के बाद जिले के हिसाब से उत्तराखंड पढ़ना है फिर। और वो पढ़ना नहीं है, वो क्या करना है, एक मूल्यांकन करना है बस सारी चीजों का। तो वेधशालाएं हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड में 8 वेधशालाएं क्या हैं। मैप के आधार पर मैंने सारा तैयार कर रखा है आपके लिए। पर मैप जब भी आप बनाओगे हाथ से बनाओगे अपनी कॉपी के अंदर, हाथ से सारे जिले के हिसाब से, तब उसके बाद बनाना है। ठीक है। तो उत्तराखंड में जो 8 भूकंप वेधशालाएं हैं उसको यहां पर आप देखो, मैप में देखते हैं। सबसे पहली वेधशाला तो देहरादून के ही अंदर है, मेन देहरादून, क्योंकि देहरादून तो इतना बड़ा जिला है। देखो यहां से ये चक्राता वाला क्षेत्र हो गया, ये ऋषिकेश वाला क्षेत्र हो गया। देहरादून प्रॉपर जो है वो एकदम बीच में है। देखो बड़ा आसान है। देखो देहरादून के 3 हिस्से कर लो। आगे तो आपने तहसील वहसीलें भी पढ़नी है तो सारे हिस्से कर देंगे हम, तहसील वहसील भी। हाँ, ये विकास नगर है ना। तो ये वाला एरिया, चक्राता वाला एरिया, देहरादून वाला एरिया, ये सब तो इसमें से प्रॉपर देहरादून में। दूसरा है उत्तरकाशी, मेन उत्तरकाशी शहर के अंदर एक वेधशाला है। तीसरा चमोली जिले के अंदर जोशीमठ, मेन जोशीमठ में एक वेधशाला बनाई गई है। तो चमोली जिले में जोशीमठ हो जाएगा। उसके बाद आता है अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा से जब आप बागेश्वर की तरफ जाते हो तो बीच में रास्ते में पड़ता है चौखुटिया। क्या पड़ता है? चौखुटिया, चौखुटिया, चौखुटिया इधर। ठीक है। उसके बाद मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर आपने देखा होगा, बहुत फेमस जगह है। नैनीताल, नैनीताल से जब अल्मोड़ा की तरफ जाते हो, इस तरफ उत्तर पूर्व की तरफ, मुक्तेश्वर महादेव, मुक्तेश्वर हिल स्टेशन, कितना फेमस हिल स्टेशन है। यहां से पंचाचूली जो पीक है, पहाड़ है ये पिथौरागढ़ का, उसका दृश्य कितना जबरदस्त दिखता है। उसके बाद चंपावत में लोहा घाट। ठीक है, चंपावत में क्या है? लोहा घाट। लोहा घाट आपने बहुत सारी चीजों में सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी का मायावती आश्रम कहां पर है? चंपावत के लोहा घाट में स्थित है। और अब इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि आप यहां पर देख रहे होंगे लगभग लगभग यहां पर सभी जगह पे एक एक है। पिथौरागढ़ में 2 हैं। कौन कौन से? एक तो पिथौरागढ़ में ही है प्रॉपर, और एक हो गया पिथौरागढ़ से उत्तर की तरफ, जो पिथौरागढ़ का जो सबसे उत्तरी जो शहर बनता है, मुंशियारी। मुंशियारी मतलब ये लास्ट शहर है पिथौरागढ़ का। देखो आप पिथौरागढ़ देखो, पिथौरागढ़ तो यहां है, देखो नीचे सबसे दक्षिण में। पिथौरागढ़ वालों के लिए तो ये बहुत दूर पड़ जा रहा है जिला मुख्यालय। यहां से फिर अगला बड़ा शहर पड़ेगा दीडीहाट, ये भी बड़ा शहर है प्रॉपर। फिर यहां से आगे आप देखो मुंशियारी, ये लास्ट ये है जो सबसे बड़ा शहर है मुंशियारी। इसके बाद फिर कस्बे हैं, फिर ये सब कस्बे, रालम, रालम ग्लेशियर रालम, मिलम ग्लेशियर मिलम। ठीक है। इस तरफ ये काली नदी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर है। फिर इस तरफ वाला एरिया कुट्ठी, कुट्ठी सांगटी नदी यहाँ से निकल रही है। ये धौली गंगा, ये पूर्वी धौली गंगा है, ये पश्चिमी। देखो धौली दोनों देखो कितने नजदीक से निकल रही है ना, ये देखो पूर्वी पश्चिमी।
आसान है। चौखुटिया कहां पर है? अल्मोड़ा में। क्या है अभी तक फिलहाल चौखुटिया में, क्योंकि आगे और भी चीजें पढ़नी है आपने, है ना। तो वहां पर क्या है? भूकंप वेधशाला है। मुनस्यारी में भी क्या है? भूकंप वेधशाला है। ठीक है। जोशीमठ में क्या है? भूकंप वेधशाला है। उत्तरकाशी में भी ये है, देहरादून में भी है, पिथौरागढ़ में भी है, और नैनीताल में कौन सा वाला है? मुक्तेश्वर। तो मुक्तेश्वर, चौखुटिया, लोहाघाट, मुनस्यारी, जोशीमठ, ये आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद आते हैं उत्तराखंड में आए प्रमुख भूकंप। पुस्तकों के अंतर्गत यानी बुक्स में आपको बहुत सारे ऐसे भूकंप मिल जाएंगे जो लिस्ट बना करके 10, 12, 15 भूकंपों का लिस्ट दे रखा होगा। जाहिर सी बात है कि हमने वो सारे तो याद करने नहीं है, अन्ना सारे वो पूछे जाएंगे कि कौन कौन सा किस किस साल आया है। तो दिमाग इसमें लगाना है कि भैया जो सबसे मेन मेन 8-9 भूकंप आ रखे उत्तराखंड में, मेन मेन वो याद रखना है। अब मैं 8-9 भूकंप को एक साथ लिस्ट बना करके वर्ष के हिसाब से या तीव्रता के हिसाब से लगा दूंगा तो ये फिर याद करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उत्तराखंड में आए भूकंप की महत्वता को देखते हुए 3 इसके हिस्से कर दिए। एक तो हम इतिहास में पीछे कहीं पर अंग्रेजों के जमाने कहीं पर जो बहुत घातक भूकंप आए होंगे उसकी एक लिस्ट हमने बना ली। तो यहां पर हो गया उत्तराखंड में सर्वाधिक तीव्रता वाले भूकंप आज तक जो सबसे तेज आए होंगे रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर, यानी जब से हम लोगों ने भूकंप को मापन करना शुरू किया होगा अंग्रेजों के जमाने से। अंग्रेजों के जमाने से ही तो हम लोगों ने भूकंप मापन करना शुरू किया है ना। तो आज तक जो अभी तक उत्तराखंड का सबसे घातक भूकंप है वो 1 सितंबर 1803 में बद्रीनाथ क्षेत्र में आया था, जिसकी तीव्रता 9 से अधिक है। तो यानी कि ये तीव्रता वाला भूकंप जोन 5 वाला भूकंप है ना। 9 से अधिक वाले सारे भूकंप जो जोन 5 के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ना, सर्वाधिक विनाशकारी जो जोन होता है वो जोन 5 वाला भूकंप होता है। तो बद्रीनाथ है ना, कहां पर यूज करोगे इसको? बद्रीनाथ मास्टर प्लान, पहाड़ों में तीर्थ पर्यटन, क्या मजे से बढ़िया बद्रीनाथ को शहर बनाया जा रहा है। नहीं सीख रहे हो सर आप इतिहास से? और एक बार नहीं सर, बद्रीनाथ में ऐसे 7 रिक्टर स्केल के भी भूकंप आ रखे हैं पीछे। सर बद्रीनाथ में 2 बार भूकंप, 2-3 बार भूकंप आ रखे हैं। सर मंदिर तो भगवान का है, वो तो बच ही जाता है ना। तो क्या जो अभी वर्तमान में बद्रीनाथ में जिस स्तर पर जो चीज कार्य हो रहा है, हो सकता है वो बोलेंगे हम तो जो भवन बना रहे वो भूकंप विरोधी हैं, भूकंप विरोधी निरोधी, ये लगाओ इसको इस्तेमाल। उत्तराखंड का सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप बद्रीनाथ में आ रखा है 1803 में। उसके बाद 1809 मार्च का महीना था और गढ़वाल का पूरा क्षेत्र दहल गया था, जब पूरे गढ़वाल क्षेत्र में 8 रिक्टर का स्केल आया था। ब्रिटिश जो सांख्यिकी के पास जो डेटा है उसमें जगह निश्चित नहीं कर रखी है कि एग्जैक्टली कहां पर आया था, पर इन्होंने गढ़वाल क्षेत्र कहीं पर लगा रखा है। 8 तीव्रता कम थोड़ी है। इसी प्रकार का 8 तीव्रता का एक और आया था गांधी जी के जन्मदिन के अंदर। गांधी जी का जन्मदिन आता है 2 अक्टूबर और वर्ष था 1937। 2 अक्टूबर 1937 को जहां कांग्रेस एक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में बंदे बना रहे होंगे, वहां देहरादून क्षेत्र में 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया है। 8 रिक्टर स्केल कम बात नहीं है। तो 9 रिक्टर का एक बार आ गया 1803 में, फिर उसके बाद 8 रिक्टर के 2 बार आगे हैं। ठीक है, 1809 और 1937। आजादी से पहले सबसे घातक भूकंप आ रखे हैं उत्तराखंड के अंदर। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, यही तीव्रता का भूकंप आज बद्रीनाथ में 9 वाला आ जाएगा ना, सर आप तबाही का मंजर मूल्यांकन नहीं कर पाओगे, क्योंकि विनिर्माण भी ज्यादा हो चुका है और आबादी भी बढ़ चुकी है, कस्बे भी बढ़ गए हैं। और सर जब भी हम कोई विनाश का मूल्यांकन करते तो किसके हिसाब से करते हैं? जन हानि, जन हानि, जन धन हानि कोई तो करते हैं ना। ठीक है, तो जन धन हानि अब पहले से बढ़ गई। भाई 1803 में बद्रीनाथ में क्या रहा होगा? एक बद्रीनाथ का मंदिर ही तो रहा होगा और 1-2 झोपड़ियां रही होंगी बस, और कुछ थोड़ी था 1803 में। आज आया और यात्रा के सीजन में आ गया, 10-20 हजार या कितने हजार लोग इधर उधर हो जाएंगे, इतनी रिक्टर स्केल का अगर आ गया। और फिर जो अगल बगल के गांव
और जहां गाड़ गदेरे मिल रहे हैं, कस्बे बसे हुए। ये तो हो गया। अब उत्तराखंड में अभी तक आए गए सबसे तीव्र भूकंप जो आजादी से पहले ही लगाने हैं। आपको हाल वाला कोई भी भूकंप सर्वाधिक में नहीं डालना है। अभी वाले जो भी हैं 7, 6 ऐसे वाले हैं। अब आजादी के पश्चात कुछ प्रमुख भूकंप जिन्होंने तबाही मचा दी। इनकी तबाही का कोई रिकॉर्ड है नहीं सर, पर इनकी तबाही का रिकॉर्ड है। तो अगर मैं तबाही के हिसाब से देखूं ना, तो मुझे उत्तराखंड क्षेत्र में तबाही के हिसाब से ये वाले भूकंप सबसे महत्वपूर्ण याद रखने। 1968 में देहरादून में 7 तीव्रता का जो भूकंप आया था 28 अगस्त में, इसने तबाही मचाई थी सर, 7 रिक्टर स्केल। फिर भी इसमें उतनी तबाही नहीं थी जितनी 1999 की चमोली। देखो मैं आपको बाकी सब छोड़ दे इधर उधर का दिमाग से, अभी हाल ही में कौन सा आए होंगे वो भी छोड़ देते। हम जब भी उत्तराखंड में भूकंप की बात करते तो हमें सिर्फ 2 जगह और 2 वर्ष याद आते हैं। एक उत्तरकाशी जगह याद आती है, एक चमोली जगह याद आती है। एक 1991 याद आता है, एक 1999 याद आता है। इसके अलावा कुछ याद आता है बताओ? यही 2 चीजें तो याद आती है ना, यही 2 चीजें तो याद आती है ना। क्यों ये 2 चीजें याद आती हैं? क्योंकि ये जो 2 चीजों पर जो भूकंप की तीव्रता थी वो इतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन आबादी अच्छी खासी थी, मीडिया भी बहुत हो चुका था, तो प्रचार प्रसार, भावनात्मक रूप से भी बहुत नुकसान हुआ था, जनहानि को भी नुकसान हुआ था, तो लोगों को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। इस आधार पर यह हमारे लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक मंजर है। आपके मम्मी पापा लोग जो गांव दराज क्षेत्रों में रहे होंगे वो बताते होंगे कि हम कितने दिन घरों के बाहर रिलीफ कैंपों में, टेंटों में रहे हैं। सरकार कभी राशन दे रही, कभी कंबल दे रही, कभी कुछ दे रही है। 1999 की भूकंप राहत के काले रंग के कंबल हमारे गांव में, हमारे पास अभी भी हैं गांव में, इतने मजबूत थे वो, खैर ठीक है। तो 29 मार्च को आया था ये, 29 मार्च याद रखना है, 29 मार्च 1999 चमोली का भूकंप जो था इसकी तीव्रता 6.8 थी। और 20 अक्टूबर को 1991 में उत्तरकाशी का भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 6.6 थी। आज मीडिया के माध्यम से इतनी चीजें उपलब्ध है कि आप अगर 1999 की भूकंप की कुछ तस्वीरें देखना चाहे तो नेट पे बहुत सारे चित्र अवेलेबल है। 99 का, 81 का, उत्तरकाशी का, सब बड़कोट कैसा हिल गया था सर, दहल गया था सर, इतनी फोटोएं होंगी वहां पर, है ना, बताते होंगे। अब हम 99 का तो हम बहुत छोटे थे, खैर मैं तो तब दिल्ली में था, मगर यह है कि गांव में बताते थे लोग। खेत में आर्मी का हेलीकॉप्टर उतरा था, सोचो, खेत में। सो लेटेस्ट में आए हुए सबसे तबाही वाले जो भूकंप है, इनमें से सबसे तबाही वाला था 6.8 अभी रिसेंट में जो 1999 चमोली, मार्च का महीना था, 29 मार्च 1998, वसंत ऋतु। आप ऐसे वसंत ऋतु कुछ लगाओगे ना लिंक, क्योंकि देखो उत्तराखंड में प्री में फैक्ट आता है, आपको पता है, वो आपकी उसकी एक्यूरेसी आपको प्रैक्टिस करते करते आएगी। लेकिन एक है कि आप 50 बार प्रैक्टिस करके रट्टा मारो भाई, 2-4 बार आप पढ़ के समझ करके 2-4 बार रिवाइज करो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और सर 1991 का अक्टूबर में आया है, ये गांधी जी के जन्मदिन के पीछे 1 जीरो और लग गया यहां पर, ठीक है जी। अब आता है हाल फिलहाल में आए गए कुछ प्रमुख भूकंप जो उतनी ज्यादा तबाही अभी नहीं मचाई इन्होंने, लेकिन तीव्रता इनकी काफी ज्यादा थी। लेटेस्ट के जो भूकंप है 2 ही हैं। मैंने एक 2010 और 2017, तो 6 नवंबर 2017 को रुद्रप्रयाग में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था। हो सकता है आप लोगों ने सुना भी होगा खबरों के अंदर, हालांकि इसमें नुकसान कुछ खास कुछ ऐसा नहीं हुआ था, बट तीव्रता इसकी ये थी। 7 जुलाई 2010 को पिथौरागढ़ में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 5.1 थी। और यहां मैं आपको एक बात बता दूं, आप पिछले 1-1.5 महीने से कुछ वैज्ञानिकों की या भूकंप वैज्ञानिकों की उत्तराखंड में खासतौर पर जो है, जो साइंटिस्ट है, वो निरंतर चुनौतियां देते जा रहे हैं। जो ये आजकल आपदा आई है, इसी आपदा के संदर्भ में जब वो बोल रहे हैं कि भाई देखो ये तो है ही जो आपदा है, लेकिन एक आपदा उत्तराखंड में आ सकती है, सीस्मिक वाली, अर्थक्वेक वाली। ये अगले 1, 2, 4, 5 सालों के अंदर वैज्ञानिकों का अनुमान है,
प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी है ये, कि एक तगड़ा भूकंप उत्तराखंड के लिए दस्तक दे रहा है। ये तगड़ा भूकंप उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल, कश्मीर के किसी एक क्षेत्र में इसका केंद्र बन सकता है। आई बात समझ में? तो लेटेस्ट भूकंप आपका 5.1 रिक्टर स्केल का 2017 में 5.5 रिक्टर स्केल का याद रखना है, रुद्रप्रयाग में आया था। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ विनाश। हम्म। हाँ, अब हाँ, अब रिक्टर पर कम है ये, लेकिन तबाही ज्यादा है। देखो इस बीच में भी ऐसे रिक्टर वाले भी आए होंगे ना, 6 रिक्टर 7 रिक्टर वाला, लेकिन तबाही नहीं थी ना, तो हमने उनको उतना रिकॉर्ड करा नहीं है, या उस पर उसको तवज्जो उतनी नहीं दी है। तवज्जो कब दी जाती है? जब नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, वहां से हम बोलते हैं कि जी दिक्कत हो गई। अब धराली में एक आपदा में नदी पर बन गया आपका जलोढ़ पंख, वो जलोढ़ पंख स्थलाकृति बनते हैं उसको ना, उसको जलोढ़ पंख कहते हैं। ऐसे जब नदी नीचे आके अपने ढाल पर एकदम ऐसे फैल जाता है पंखनुमा आकृति में, तो उसको जलोढ़ पंख बोलते हैं। ऐसे जलोढ़ पंख कई जगह पर बने होंगे अभी आजकल में, जहां पर आबादी नहीं भी रही होगी। तो हमने थोड़ी बोला कि वहां नुकसान हो गया, नुकसान वहां बोला है जहां जान माल को नुकसान होता है। अब सर ये डेटा है, तो इसका उपयोग कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे इसका इस्तेमाल? जब भी आपको ऐसे आंकड़े में प्रस्तुत कर रहा हूंगा, आपको दिमाग लगाना है कि इसका मैं उपयोग कहां करूंगा। आप ये नहीं सोचोगे कि अच्छा सर ने ये फिल्टर करके ये बता दिया हमें, भाई मैं भी किताबों से ही निकाल रहा हूं, लेकिन मैं इसका क्या बता रहा हूं, साथ में उपयोग भी सीखते जाइए कि प्री में कैसे यूज होगा, मेंस में कैसे यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ये भूकंप तो आपके लिए मेंस के लिए, यूपीएससी उत्तराखंड पीसीएस मेंस के लिए मतलब है ही है वाली चीज है। ये भी याद ना करे तरीके से तो बेवकूफ उससे बड़ा कौन होगा बताओ, या तो बताने वाला ही होगा। ठीक है, अब एक अंतिम टॉपिक इससे संबंधित है, इसके अंदर है हिमालय के प्रमुख भ्रंश रेखाएं। दरअसल ये टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, वैसे देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी में भी मैं ये पढ़ाता हूं, वहां पर थोड़ा सा नजरिया अलग भी रहेगा और चीजें जोड़ करके बताऊंगा। यहां मेरा केवल मकसद है उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना में जो प्लेट विवर्तनी की, जब कोई प्लेट आपस में टकराती है, तो जो जब उसका जो टकराव का क्षेत्र होता है, वहां पर सदियों से जो अवसाद होंगे उनमें मोड़ पड़ने लगते हैं और वो स्थलाकृति बनती है। कुछ हिस्सा उठता है तो पहाड़ बनते हैं, कुछ हिस्सा धंसता है तो घाटियां बनती है ना। अब ये जो जो ये वलन की प्रक्रिया है ना, ये ऐसे 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 मोड़ पड़ते जब कोई प्लेट आपस में टकरा रही होती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वलन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि विनाशकारी प्लेट में जो ये घाटी वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, ये कौन सा वाला क्षेत्र है, भ्रंश वाला जो क्षेत्र है, इनके बीच में भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है। क्या होती है? भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है। क्योंकि देखो ना, जमीन पर अगर यहां से सीस्मिक एनर्जी निकली, तो सबसे पहले ये चोटी वाला हिस्सा नष्ट होगा या घाटी वाला हिस्सा नष्ट होगा? घाटी वाला हिस्सा नष्ट होगा ना, जो पहले आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर चोटी तक के हिस्से में तो जो उसकी तरंगों का जो वेग है, उसकी जो विनाश है, उसका क्षेत्रफल भी कम हो जाता है, क्योंकि पहाड़ जो है वो शंकुनुमा हो जाता है, तो फैलाव भी कम हो जाता है उसका। लेकिन जो घाटी क्षेत्र होते हैं वो थोड़े से फैले हुए होते हैं, तो वहां पर सतह पर जैसी तरंगें पहुंचती विनाशकारी, वो फैलने लग जाती है, नुकसान क्रिएट करने लग जाती है। इसलिए आपको हर हर चोटियों के बीच में कुछ भ्रंश घाटियां हैं। क्या है? और ये भ्रंश घाटियां भूकंप की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में इनमें से, मैंने यहां पर 4 भ्रंश घाटियां लिखी हुई हैं। कितनी भ्रंश घाटियां लिखी हुई हैं? 4। देखो जैसे कैसे, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का उठा हुआ हिस्सा है, जैसे ये अरावली वरावली है ना, समझ लो ये ऐसा है। तो जो गंगा का मैदान है वो थोड़ा नीचे है, तो इसमें जो हमारे शिवालिक और प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे मैं ये प्रायद्वीपीय भारत बना रहा हूं ना, ये गंगा का मैदान है और यहां से पहाड़ हो गया, तो ये पहाड़ और इस प्रायद्वीपीय भारत के बीच में एक भ्रंश है,
इसको कहते हैं HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अंग्रेजी में मैंने लिखा हुआ है ये, आप यहां पर हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है MBF या MBT, ठीक है। इसको कहते हैं मेन यानी मुख्य बाउंड्री फॉल्ट यानी भ्रंश, ठीक है। इसको कहेंगे मुख्य, हिंदी में भी लिख दूं ना, मुख्य सीमांत भ्रंश, इसको कहेंगे हिमालयी फ्रंटल भ्रंश, फ्रंटल को फ्रंटल ही लिख देना। और उसके बाद आता है MCT, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि इसको हिंदी में आप लिखोगे मुख्य केंद्रीय भ्रंश। और ये जो ITCZ है इसको कहते हैं इंडस सांगपो सच्चर जोन, ठीक है। सिंधु सांगपो सच्चर जोन, हिंदी में भी ऐसे ही लिख लेना, सिंधु डैश सांगपो सच्चर क्षेत्र या जोन, ठीक है। 4 भ्रंश क्षेत्र हैं। भ्रंश को अंग्रेजी में फ्रंट फॉल्ट भी कहते हैं, थ्रस्ट भी कहते हैं। तो कहीं पर उसने थ्रस्ट शब्द लिखा हुआ है, कहीं पर फॉल्ट, हिंदी में सब में भ्रंश ही आएगा, है ना। तो ये सब भ्रंश ही तो है ना, धंसे हुए इलाके हैं। इन जगहों पर आता है भूकंप। अब देखो, अगर मैं संपूर्ण हिमालय की बात करूं, किसकी बात करूं, इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से मैं बात करता हूं संपूर्ण हिमालय की। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं, ये संपूर्ण हिमालय में, यहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण हिमालय में सबसे ज्यादा भूकंप MBT में आते हैं। किस में आते हैं, ये दूसरे वाले में। लेकिन जब मैं उत्तराखंड की बात करता हूं तो उत्तराखंड में जो MCT वाला जो क्षेत्र है, कौन सा वाला, MCT वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जिसमें आधा लघु हिमालय से लेकर के महान हिमालय के बीच का भ्रंश और उसके अगल बगल का जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र लगा दिया मैंने ये, ठीक है। मैप पे लगा देना, इतना क्षेत्र है MCT का, ये क्षेत्र, ये आप समझ में आ रहा है, इसके बीच का क्षेत्र है। सबसे ज्यादा घातक भूकंप उत्तराखंड में यही आते हैं। जोशीमठ यहीं लोकेटेड है, उत्तरकाशी इसी में लोकेटेड है, समझ रहे हो। रुद्रप्रयाग इसी में लोकेटेड है, पिथौरागढ़ इसी में लोकेटेड है। आपकी जो MCT रेखा जा रही है ना, वो MCT रेखा यहां से ऐसे जा रही है, देखो ये जा रही है, ये ऐसे, ये जा रही है MBT, ये जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश है, यानी कि जो MCT वाला जो क्षेत्र है, इसमें उत्तराखंड में जो भूकंप का सबसे बड़ा संवेदनशील इसी क्षेत्र में या इसी भ्रंश में होता है। और आप ध्यान दें, एक मैं आपको और चीज लिंक कराना चाहूंगा यहां पर, टिहरी बांध, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जो टिहरी बांध के हिमालय बचाओ आंदोलन के सबसे बड़े विख्यात माने जाते हैं, जो चिपको आंदोलन के भी कुछ हद तक सूत्रधार थे। चिपको आंदोलन का तर्क उनकी वाइफ ने, विमला जो बहुगुणा थी, उन्होंने दिया था उनको कि आप ऐसा करवा सकते हैं महिलाओं से। तब जाकर के वो चंदी प्रसाद भट्ट गोपेश्वर में एक ऑलरेडी दसोली बचाओ आंदोलन NGO चला रहे थे, और फिर वो अपने क्षेत्रीय लेवल पर डेवलप करते, आंदोलन चल ही रहा था, हिमालय सुंदरलाल बहुगुणा भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। लेकिन आंदोलन भारतवर्ष में आकर्षण पकड़ता है जब रैणी गांव में गौरा देवी एक महिला मंगल दल की अध्यक्ष के नाते, एक विधवा महिला मंगल दल की अध्यक्ष के नाते 23 साल की उम्र में पेड़ों को बचाने को लेकर के वन विभाग का विरोध करती है और पेड़ों को ऐसे चिपट जाती है। वहां से चिपको मूवमेंट फेमस होता है ना सर। टिहरी बांध के सूत्रधार उन्होंने क्या बोला है कि भाई MCT फॉल्ट में आता है, ये घातक है इस बांध को बनाना। ये चट्टानों की जो भूस्थैतिक संतुलन है उसको परिवर्तित कर देगा।
मूल रूप से जो हमारा ये जो लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश का जो भ्रंशीय क्षेत्र है, जो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा संवेदनशील है भूकंप को उत्पन्न करने में, ये मूल रूप से चमोली, प्रॉपर चमोली क्षेत्र, जो चमोली जिला हेडक्वार्टर, उसके ऊपर गोपेश्वर, उसके उधर पीपलकोटी, गुलाबकोट, ये सारे एरिया कहां पर आते हैं? आपके चमोली में आते हैं। गंगा घाटी, ऊपरी गंगा घाटी, ऊपरी गंगा घाटी मतलब जहां से अलकनंदा वगैरह निकल रही है, नीचे तक आते आते, और कुमाऊं के कुछ क्षेत्र जो पिथौरागढ़ में आते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ये उत्तरकाशी का ये वाला जो बेल्ट है ना, जहां से भागीरथी का उद्गम हो रहा है, ये एरिया आपका इधर नीला पानी, ये जदांग क्षेत्र वाला, नीलांग घाटी, सिंपल करते हैं, नीलोंग घाटी तो हर कोई जानते हो ना। नीलोंग घाटी कहां पर है? यहीं पर तो है। यहां से फिर दुमका और फिर हिमाचल किन्नौर, ये पूरा का पूरा आपका जोन 5 के अंदर आता है। भ्रंश घाटी है, समझ में आ गई? अब आप देखो, यहां से केवल इसी प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा, यहां से एक अलग प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। वो पूछा यह जाएगा कि निम्न भ्रंश रेखाओं को किसके आधार पर लगाइए। जैसे ये भारत का भूगोल है, तो सबसे पहला आएगा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, फिर आएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट, फिर आएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी, और उसके बाद आएगा आईटी एसेट। ये इसका क्रम है दक्षिण से उत्तर, ये इसका क्रम है उत्तर से दक्षिण। सर जैसे करके भी पूछेगा, ये अलग से चार्ट बना लेना क्रम के लिए। आई बात समझ में? याद रख लोगे? तो भूकंप से संबंधित उत्तराखंड में आपको इतनी बातें कम से कम याद रखनी है। कोई ऐसी चीज जो इस भूकंप वाले आपदा के कारण में समझ में नहीं आया हो तो बताइए। इसके बाद वाले जो कारण है वो उतने ज्यादा व्यापक नहीं है, एक एक दो दो स्लाइड में निपट जाएंगे। उसके बाद जो बादल, हम वो ग्लॉफ हिमानीकृत झील के फटने वाला, वो थोड़ा सा करेंगे क्योंकि आजकल चर्चाओं में। हाँ हाँ ना, इस शिवालिक वाला किस में पड़ रहा है आपका? एचएफएफ और एमबीएफ के, एमबीटी के बीच में। ये 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 शिवालिक मेन एमबीटी में आता है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, क्लियर है? ये बाउंड्री रेखा तो इनके बीच में मैच द फॉलोइंग मिलान वाले सवाल में भी आ जाता है कि किस किस के बीच में। स्थलाकृति दे देगा, इसके और इसके बीच में कौन सा, इसके इसके बीच में कौन सा, लघु इसके बीच में, महान और ट्रांस के बीच में कौन सा। आया था वो, उसमें आया था जब पीसीएस पीरी में। हाँ आता है, आता है, आएगा। देखो कोर्स कराऊंगा, आएगा। कोर्स बनाया ही उसी हिसाब से। मैंने बोला ना 50 क्वेश्चन अगर उत्तराखंड पीसीएस प्री में, अगर आपके प्री में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं 150 में से, तो 50 में 40 क्वेश्चन की एक्यूरेसी निकालनी है कहीं ना कहीं हद तक। 40 तो मिनिमम निकालने ही निकालने हैं, मतलब एकदम ऐसे कि डेड एक्यूरेट होने चाहिए 40 में, और उसके ऊपर 3 4 5 क्वेश्चन जो आपकी बुद्धिमत्ता से और बन गया है, ताकि जीएस का लोड आपका प्री में कम हो पाए। उत्तराखंड को भी व्यापक ले जाओ तभी तो नंबर ज्यादा आ पाएंगे ना। तो ये इस टॉपिक में इतना ही है। सब है भाई उत्तराखंड में, उत्तराखंड में सारे जोन हैं। क्या उत्तराखंड में गंगा का मैदान नहीं है? क्या उत्तराखंड में शिवालिक नहीं है, लघु नहीं है, महान नहीं है, ट्रांस नहीं है? है सब कुछ। चारों भ्रंश घाटियों का क्षेत्र पड़ेगा, लेकिन उत्तराखंड में जो ज्यादा विनाश उत्पन्न कर रहा है वो ये वाला है। मैं ये बोल रहा हूं कि उत्तराखंड में मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो है, इसके बारे में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है। यहां इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करा, इनको तो बस मैंने व्यवस्थित कर दिया ना, यहां से यहां होता है। उत्तराखंड में ज्यादा विनाशकारी कौन सा वाला भ्रंश है इसमें से? तो केंद्रीय भ्रंश है। वैसे ओवरऑल हिमालयस में एमबीटी है सबसे घातक, एमबीटी से एमसीटी के बीच का क्षेत्र है सबसे घातक। सबसे कम वाला आपका आईटीसीजेड वाला है, या क्योंकि ट्रांस हिमालय है तो यहां पर ऑलमोस्ट जो हमारी प्लेटों की संरचना है काफी काफी हद तक व्यवस्थित हो चुकी है, स्थिरता मतलब काफी होगी, बट फिर भी हम नकार नहीं सकते हैं। और अभी ये वलन की क्रिया ऐसे 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 चलती जा रही है। ये
भाई वैज्ञानिक तो बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट 20 किलोमीटर की हाइट तक चला जाएगा आज से पता नहीं 200-400 करोड़ साल बाद। तब तक हम आपके हैं कौन? ये फॉल्टी तो है। फॉल्ट स्थलाकृति है। जब ऐसे प्लेटें टकराती उसमें वलन पड़ता है तो जो उठा वाला हिस्सा है होता है वो चोटी होता है, और जो धसे वाले हिस्से बनते हैं वो फॉल्ट है आपके। ये भ्रंशी तो है, ये भ्रंश। ठीक है। ये क्षेत्र हमारी तरंगों के काफी नजदीक क्षेत्र रहता है। हम्म। बिल्कुल। ठीक है जी।